सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो इसको समझना भी है और जो फैक्ट्स बताऊंगा वो भी आपको याद रखना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आएंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले 1 मिनट में बताता हूँ आखिर पीरियोडिक टेबल बनाने का जरूरत क्यों पड़ा। अगर आपको थोड़ा सा अगर आप यहाँ दिमाग लगाओगे तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे आपके तत्व हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब हर किसी का तो प्रॉपर्टी हम चेक नहीं कर सकते कि एक एक का प्रॉपर्टी हम जाके चेक करें, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो सेम प्रॉपर्टी के, ठीक है, जो एलिमेंट थे, जो तत्व थे, उसको ग्रुप वाइज बांट दिया गया ताकि जब कोई भी नया लोग, क्योंकि एक साइंटिस्ट अगर कोई चीज बना के चला जाता है तो वो एज ए बेस माना जाता है आने वाले साइंटिस्ट के लिए। तो अगर एक बार ग्रुपिंग कर दिया जाए कि मान लीजिए कि पहला ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी, ठीक है, एक जैसा होगा, दूसरा जो ग्रुप है उसका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, तो इससे क्या होगा कि स्टडी करने में किसी भी तत्व का क्या हो जाएगा, वो ईजी होगा, ठीक है। और हम समझ पाएंगे कि अगर ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इस तरीके से दिया हुआ है तो मेनली जो इस ग्रुप का जो आपके तत्व है उसका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्यों किया गया, तो वर्गीकरण जो किया गया ताकि हम एलिमेंट को स्टडी अच्छी तरीके से कर पाए, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान पाए कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसका रासायनिक और भौतिक प्रॉपर्टी क्या है। तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल का बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका किसका, वो आता है आपका डोवेनियर का। अब ध्यान से समझना जो जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो डोवेनियर का मैं बात करूं, चाहे मैं न्यूलैंड का बात करूं, चाहे मैं मेंडेलीव का बात करूं, इन तीनों में एक चीज कॉमन था और वो क्या था, आप पूछोगे मुझसे सर वो क्या था, तो वो ये था कि तीनों ने, ठीक है, तीनों ने जो अपना वर्गीकरण किया था किसका, आपका तत्व का, एलिमेंट का, वो किया था एटॉमिक मास के बेसिस पे। एटॉमिक मास मतलब आपका एटॉमिक मास मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आपका परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे, ना कि परमाणु संख्या के बेसिस पे। तो जो आपके डोवेनियर थे, न्यूलैंड थे और मेंडेलीव थे, इनका सबसे कॉमन क्या था तीनों में, तो तीनों में कॉमन ये था कि इन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो किया था आपका एटॉमिक मास पे, ठीक है, आपका परमाणु द्रव्यमान पे किया था। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था जिसको अभी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो किस पे था, तो वो था आपका द्रव्यमान संख्या पे बेस्ड था। समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डोवेनियर ने क्या था। तो डोवेनियर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने किया कि जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उसको उन्होंने अरेंज किया क्या, एटॉमिक मास पे, मतलब द्रव्यमान, आपके परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। जैसे जैसे आपके जो एटॉमिक मास है, ठीक है, देखो यहाँ परमाणु भार, ठीक है, एटॉमिक मास के ऊपर इन्होंने ये किया था, ठीक है, परमाणु भार, ठीक है, एटॉमिक मास। तो इनका क्या था कि इन एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने किया, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटासियम हो गया। तो ये जो 7 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 23 लिखा हुआ है और यहाँ 39 लिखा हुआ, ये क्या है, इनके एटॉमिक मास है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, डोवेनियर। डोवेनियर थे वो पहले पर्सन जिन्होंने क्या किया, आपका एलिमेंट का या तत्व का वर्गीकरण किया। और इनका जो वर्गीकरण था वो किस हिसाब से था, तो परमाणु भार के हिसाब से था, एटॉमिक मास के हिसाब से था। देखिए, यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। डोवेनियर ने तत्व एलिमेंट को 3-3 के समूह में रखा और इसे समूह को ही ट्राइड्स कहा गया। तो याद करेगा, लॉ ऑफ ट्राइड्स पूछा जाएगा। लॉ ऑफ ट्राइड्स किसने दिया था, जो कि एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड था, जो कि तत्वों के ऊपर बेस्ड था। तो आपको याद रखना है डोवेनियर। अब इन्होंने क्या किया, जो ये इन्होंने एलिमेंट लिया, मान लो इन्होंने 3 एलिमेंट लिया, ठीक है, तीनों को क्या किया, एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने लगा दिया। और इन्होंने क्या बोला कि जो आपका 3-3 इन्होंने लिया था, याद रखिएगा, इसीलिए इनको ट्राइड्स बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्राइड्स। और इन्होंने क्या किया, जो लास्ट वाला है और जो पहला वाला है, इन दोनों का जो एवरेज निकालोगे, किसका एवरेज, आपका परमाणु भार का एवरेज, दैट मीन्स आपका एटॉमिक मास का जो एवरेज निकालोगे तो ये बीच वाला आएगा, इनका ये कहना था। बट ये सब
एलिमेंट के लिए फॉलो नहीं हो पाया। एलिमेंट मतलब होता है आपका तत्व, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट के लिए ऐसा नहीं हो पाया। तो ये जो आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है, डोबेनियर ऐसे पहले पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, आपका तत्वों का वर्गीकरण किया। किस रूप में किया, तो 3-3 का इन्होंने ग्रुप बांटा। और इन्होंने किस तरीके से लगाया था, तो इस तरीके से लगाया था कि पहला और आखिरी का अगर मास का, ठीक है, एटॉमिक मास का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो बीच वाला का एटॉमिक मास मिलता है। बट ये सभी तत्वों के लिए फॉलो नहीं हो पाया। तो डोबेनियर ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। कैसे अरेंज किया था, तो बढ़ते हुए एटॉमिक मास के फॉर्म में 3-3 का ग्रुप लगाया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आप समझना, न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, मैंने क्या बोला था अभी, ये तीनों आपका डोबेनियर हो, चाहे आपके न्यूलैंड हो, चाहे आपके इसके बाद जो मेंडलीव, तीनों ने किस बेसिस पे जो तत्वों को अरेंज किया था, तो आपको याद रखना है परमाणु द्रव्यमान पे, ठीक है, एटॉमिक मास पे इन्होंने ये किया था, ठीक है। तो न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया, ठीक है। न्यूलैंड के समय, अब याद रखना, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी वही किया जो उन्होंने किया, बट जो डोबेनियर था वो 3-3 का ग्रुप बनाया था, बट इन्होंने क्या किया, ये 7 का ग्रुप बनाया। 7 का ग्रुप बताया, मान लो 1 और यहाँ है आपका 7, और जो 8वां है फिर से कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। तो इन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। तो याद रखना, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो दिया है ये किसने दिया है, तो ये न्यूलैंड ने दिया है। और न्यूलैंड ने क्या बोला, जब आप एलिमेंट तत्वों को, ठीक है, 7-7 के ग्रुप में अगर आप बांटते हो, उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास मतलब आपका परमाणु, आपका द्रव्यमान में, तो जो आपका पहला होगा और 8वां होगा उसका केमिकल जो प्रॉपर्टीज जो होता है वो सेम होगा। ये इनके द्वारा बताया गया था। और सबसे पहले एक चीज और याद रखना है, इनके समय जो एलिमेंट था, जो तत्व इन्होंने था, जिसका इन्होंने वर्गीकरण किया था, कितने थे, 56 थे। न्यूलैंड ने क्लासिफाई में सबसे कम परमाणु भार, याद रखेगा, हाइड्रोजन को लिया था, ठीक है, से शुरू किया, और थोरियम जो था इसका लास्ट एलिमेंट था। तो याद रखिएगा, इसके समय 56 एलिमेंट था। स्टार्ट इसने हाइड्रोजन से किया था, एंड इसने थोरियम से किया था, और ये भी एटॉमिक मास पे बेस्ड था। एटॉमिक मास मतलब आपका परमाणु द्रव्यमान पे बेस्ड इसका सिस्टम था। और इसने क्या बोला था कि उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने 8वें तत्व के गुण धर्म में समान होता है। मतलब कि जो पहला तत्व है, 1 से लेकर 7 तक लिखा आपने, मान लीजिए यहाँ देखिए, आप ये देखिए, यहाँ हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, फिर से ऑक्सीजन तक आया, फिर से देखिए आपका हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, लिथियम का एंड सोडियम का प्रॉपर्टी सेम होगा, ये बताया गया था। तो आपको बस इतना याद रखना है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया। कितने एलिमेंट थे इनके समय में, तो 56 था। कहाँ से स्टार्ट इन्होंने किया था, हाइड्रोजन से इन्होंने स्टार्ट किया था। अंत इसने किससे किया, तो थोरियम से किया। और इनका जो सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था, तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या पे, मतलब आपको सिंपल से बताना है कि परमाणु द्रव्यमान पे था, दैट मीन्स एटॉमिक मास पे बेस्ड था। और इन्होंने क्या बताया था कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहला एलिमेंट को रिजेंबल करता है। मतलब 8वां एलिमेंट जो होगा, पहला एलिमेंट का जो है, जो पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा वही आपका 8वां एलिमेंट का होगा। बट ये जो था इन्होंने दिया, वो याद रखिएगा सिर्फ कैल्शियम तक ही ये फॉलो हो पाया, उसके बाद ये प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं हो रहा था जो इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ऑक्टेव मतलब आपका ये हर 8वां एलिमेंट क्या होता है, पहला एलिमेंट का गुण को दिखाता है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है सिर्फ कैल्शियम तक, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है जो बोल रहा हूं, ठीक है, सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो किया था। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपका 20 है। तो न्यूलैंड का जो अष्टांग, ठीक है, नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद यह नियम फेल हो जाता है। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व है, बट बाद में क्या होता है और भी तत्व निकल के आते हैं। तो इसका भी जो ये मतलब इन्होंने जो वर्गीकरण किया था ये भी उतना सफल नहीं हो पाया। याद रखिएगा जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद जो आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल पूछा जाएगा कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किनको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है ये बोला जाता है आपका मेंडलीव का। अब मेंडलीव याद रखिएगा पहला ऐसा पर्सन था जिसने पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट दिया था। मतलब रो और कॉलम, रो किसको बोला जाता है, देखिए अगर ये टेबल है तो ये जो होता है ये बोलते हैं ना, अरे फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड जो हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, पहला पीरियड, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप।
ठीक है। तो पीरियड एंड ग्रुप से ही क्या बनता है, आपका टेबल बनता है। तो पहला जो पीरियोडिक टेबल का जो कंसेप्ट दिया गया था, आपको याद रखना है वो किसके द्वारा दिया गया था, मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। इसीलिए अगर आपको पूछे कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वो बोला जाता है आपको किसको, आपको मेंडलीव को बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा इन्होंने भी वही किया, मेंडलीव एक रासायनिक वैज्ञानिक थे, तत्वों की वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में मेंडलीव का प्रमुख योगदान है। ध्यान रखिएगा कि मेंडलीव ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आवर्त सारणी मतलब सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। मेंडलीव ने हाइड्रोजन H से शुरुआत किया, जैसे कि किसने किया था, आपका न्यूलैंड ने भी किया था, ठीक है। शुरू कर तत्वों के उनके परमाणु इन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एक टेबल में अरेंज किया, बट इन्होंने एक टेबल का फॉर्मेशन किया था, याद रखिएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ग्रुप मतलब क्या होता है, वर्ग, मतलब मैंने क्या बात है, इस तरीके को वर्ग बोलते हैं और इसको जो बोलते हैं पीरियड बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। तो याद रखिएगा पूछा गया है भी क्वेश्चन कि कितने इसमें आवर्त थे और कितने इसमें आपके पीरियड थे, ठीक है, मतलब आवर्त और पीरियड तो सेम ही होता है। कितने इसमें ग्रुप थे, तो आपको बोलना है 9 इसमें ग्रुप थे, ठीक है, और इसमें पीरियड कितने थे, आवर्त कितने थे, तो आपके 7 थे, ये आपको याद रखना है। इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो हाइड्रोजन का इसने पहला एलिमेंट इन्होंने लिया था, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें इनका में क्या प्रॉब्लम क्या था कि इन्होंने क्या किया, जैसे कि देखो इनका जो अरेंजमेंट था, यहाँ है सोडियम, यहाँ है पोटासियम, ठीक है, और इसको फिर से इसी लाइन में इन्होंने क्या किया, यहाँ आपका Ag को भी रख दिया, ठीक है, और उसी में आपका Au को भी रख दिया। आपको पता है कि सोडियम और पोटासियम क्या, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ही क्रियाशील होती है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाती है, इवन हवा से ये रिएक्ट कर जाती है सोडियम पोटासियम में, इसलिए इसको किरासन में रखा जाता है, आपको पता है। और जबकि आपका जो सिल्वर होता है और आपका जो ये गोल्ड होता है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव, बट इसको साथ में रख दिया, ये भी एक गलती था। और इनके में और भी बहुत सारी गलती थे, जैसे कि देखो यहाँ गोल्ड और प्लेटिनियम का प्रॉपर्टी सेम होता है, बट यहाँ इन्होंने अलग अलग कर दिया। तो इनका भी जो ये था पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग इन्होंने रख दिया था, जैसे कि यहाँ गोल्ड है और यहाँ आपका प्लेटिनियम है, दोनों को अलग अलग कर दिया। ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रख दिया, ये भी इनका प्रॉब्लम था। जैसे कि आयोडीन और टेलेरियम के, मतलब आयोडीन को जिसका 126.92 है एटॉमिक मास, ठीक है, टेलेरियम 127.61 है, तो उसके आयोडीन के मतलब इसके आगे इसको रख दिया था, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि जिसका एटॉमिक मास कम है, ठीक है, तभी भी जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उससे आगे इसको रख दिया गया था। इन्होंने कुछ जगह भी छोड़ा था, इन्होंने जगह इसलिए छोड़ा था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट के लिए, कि फ्यूचर में और एलिमेंट हो सकता है, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ जगह भी छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बेसिकली हमको पढ़ना है, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, तो आपको याद रखना है ये किसने दिया था, तो मोज़ले ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, मोज़ले ने दिया था। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा, चाहे आपका डोवेनियर हो, ठीक है, जिन्होंने ट्राइड्स का सिद्धांत दिया था, चाहे आपका ऑक्टेव हो जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेव हो, जिसको न्यूलैंड ने दिया था, या आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हो, ठीक है, ये सब जो था आपको किस पे बेस्ड था, आपका एटॉमिक मास पे बेस्ड था, ठीक है, किस पे, आपका परमाणु द्रव्यमान पे बेस्ड था। पर जो आपका मोज़ले वाला जो था, इन्होंने क्या किया, आपको जो भी तत्व है उसको बढ़ते हुए उसके एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज किया, मतलब आपका परमाणु संख्या के फॉर्म में इन्होंने अरेंज किया। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था, आपको याद रखना है, ठीक है, कि 1913 में हेनरी मोज़ले ने एलिमेंट के एक नए गुण एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या की खोज की और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के बजाय बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर के रूप में इन्होंने वर्गीकृत किया। अब एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं, और सेल क्या है। देखिए, ये मान लीजिए एक एटम है किसी का, मान लीजिए आप लिथियम आपने एक एलिमेंट लिया, एक तत्व लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये होता है 3, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि अगर देखिए सेल मैंने बनाया, ठीक है, मान लीजिए ये मैंने एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, ये 2 सेल है, ये 3 सेल, ये सेल कैसे डिफाइन होगा, तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो कैसे पता चलेगा, तो इससे आएगा, तो 2
पहला सेल n है, n की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ होगा 2, मतलब पहला सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर दूसरा सेल का अगर मैं बात करूँ, ये क्या है बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाहर सेल में क्या होता है, ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है आपका इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना आएगा, तो n की जगह 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा सेल में कितना आ जाएगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर रख दोगे तो 18 आ जाएगा, इस तरीके से। तो हमने लिया है आपका लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो पहला में कितना आ जाएगा आपका, यहाँ ये तो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब ये तो केंद्रक है, तो इसमें कितना आएगा, तो इसमें तो क्या आएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो जितना आपका एटॉमिक नंबर है, मतलब समझ लीजिए जितना जो आपको एटॉमिक नंबर है वही आपका प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है 3 है, तो मेरा उतना ही प्रोटॉन होता है। और हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो जितना हमारा प्रोटॉन होगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, तभी तो एटम न्यूट्रल रहेगा, तभी तो आपका परमाणु न्यूट्रल रहेगा। तो सिंपल आपने समझा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना आपका प्रोटॉन होता है। तो लिथियम, अगर मैं लिथियम का एटॉमिक नंबर में 3 लिखता हूं तो मतलब क्या हुआ, इसका जो एटॉमिक नंबर जो आपका इसका प्रोटॉन है वो कितना है आपका 3 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 3 है, ठीक है। इतना समझ में आया, तो आप समझ गए आप एटॉमिक नंबर। जैसे कि आप देखिए यहाँ बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 4 होता है, तो 4 हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ 2 हो गया, ठीक है, नीचे इसमें भी 2 आएगा, एक और आ जाएगा क्योंकि 4 होता है ना, ठीक है, तो यहाँ एक और आ जाएगा, यहाँ एक लगा लीजिए सेकेंड वाला में। उसी तरीके से हम बोरोन ले, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 5 होता है, ठीक है, तो यहाँ आपका ये 2 हो गया, ये यहाँ हो गया, ठीक है। और आपका प्रोटॉन कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। तो देखिए पहला में तो 2 आएगा, तो यहाँ हमने 2 कर दिया, और बाहर वाला में और कितना आ सकता है, पहला में 2 आ सकता है, दूसरा में आपका 8 आ सकता है, तो 2 यहाँ 2 हो गया, और मुझे 3 बाहर और चाहिए, तो 1 हो गया, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। समझ में आया ये कैसे निकालते हैं, तो मैंने अभी समझाया था 2n², ये याद रखिए, ये बताता है कि ये जो ऑर्बिट है, जो ये सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहला में 2, दूसरा में 8, ठीक है, तीसरा में 18। समझ में आया, तो आपने समझा यहाँ एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर के बाद आप मास नंबर समझो। देखो एटॉमिक नंबर को ही अगर हम डबल कर दे, ठीक है, एग्जैक्टली ये हमेशा सेम नहीं रहता है, इसको आपको याद करना पड़ता है, पर एवरेज हम मान के चलते, मान के आप कर नहीं सकते, बस ये याद रखो कि एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होता है, मतलब बट कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्टली उसका डबल भी हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है दुगना होता है एटॉमिक मास का, बट ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है, उसके करीब हो सकता है, ठीक है, बट एग्जैक्टली हमेशा सही नहीं होता है। बस अभी इतना ही याद रखो कि जो एटॉमिक मास जो होता है आपको क्या होता है, याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग कर दे, मतलब हमारा जो केंद्रक है, केंद्रक में क्या होता है आपका, ओके, ये एटॉमिक मास है, ठीक है, एक होता है आपका मास नंबर, ठीक है। अभी बस आप इतना याद रखो कि जो आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और जो मास नंबर है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर जो मास नंबर होता है ऑलमोस्ट इसका डबल होता है, ठीक है, डबल होता है, आप इतना याद रखो। बट याद रखिएगा ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है, जब हम बोलते हैं ना आणविक भार निकालते हैं तब इसका जरूरत पड़ता है, किसका, एटॉमिक मास का, तब हम बात करेंगे इस पर। अभी इसका जरूरत पड़ेगा तो फिर मैं बताऊंगा। चलो अब हम लोग आते हैं, अभी बस इतना ही याद रख लो जो लिखा गया। अभी देखो सेल स्ट्रक्चर का हम लोग बात करते हैं, सेल स्ट्रक्चर का, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, तो सिंपल सी बात है 2 इसमें आएगा और बाकी 4 बाहर आएगा। ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया ना 2n² वाला फंडा, ठीक है, कि पहला सेल में कितना आएगा, दूसरा सेल में कितना आएगा, ये सब चीज़ मैंने समझा दिया, ठीक है। आपका परमाणु संख्या 6 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा आपका 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 6 होगा, ये चीज़ आप समझ गए। और ये क्या होता है, ये पहला वाला सेल को हम लोग K बोलते हैं, तो इसमें कितना आएगा 2 आएगा। दूसरा वाला को हम लोग L बोलते हैं, इसमें कितना आएगा, तो मैंने अभी समझा है ना, तो दूसरा है तो 2n², तो 2 रख दूंगा फिर से यहाँ, तो कितना आ जाएगा 8, फिर से 2n²। अगर तीसरा मुझे देखना है, K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, तो अगर तीसरा में डालूंगा तो 2 और यहाँ 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। इसी तरीके से ये बढ़ते जाता है, n का वैल्यू डालना है जितना सेल होगा, ठीक है। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात करें
तो इसमें ग्रुप कितना है आपको ये देखना है। तो ग्रुप जो होता है आपको देखिए ये वाला, ये ऐसे ये नीचे की तरफ जो जाता है इसको ग्रुप बोलते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से गिनोगे तो टोटल 18 ग्रुप है। और हमारे पास पीरियड कितना है, आवर्त कितना है, इसको आवर्त बोलते हैं, मतलब पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इसलिए तो कितना है आपका 7 है। तो ग्रुप याद रखिएगा कितना है आपका ग्रुप कितना है, तो आपको याद रखना है 18, ठीक है। और आपके पीरियड कितने हैं, तो आपको याद रखना है 7, ठीक है। ये है आपका पीरियोडिक टेबल का बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब याद रखिएगा कुछ कुछ, जैसे कि आपका पहला पीरियड में कितना है, तो याद रखिएगा 2। दूसरा पीरियड में कितना है, तो आपको याद रखना, देखो इस तरीके से याद रखना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, मैंने इस तरीके से याद किया था। देखो पहला में कितना है, देखो इस तरीके से, देखो मतलब पीरियड, देखो यहाँ एक है, यहाँ एक है। ये पूछा गया कि पहला आवर्त, मतलब पहला आवर्त में कितना होता है, दूसरा आवर्त में कितना होता है, तीसरा आवर्त में कितना होता है, ठीक है। तो पहला में 2, ठीक है, तो 2, ठीक है। उसके बाद 8, 8, 18, 18, 32, 32, तो पहला में 2, उसके बाद 8, 8, 18, 18 और 32, 32, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा कि 5वां आवर्त सरणी में कितना है, तो आपको एग्जैक्टली भी याद है। तो पहले क्या करोगे, 2, 8, 8, 18, 18, 18 होता है, कितना होता है 5वां में 18 होता है। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यहाँ भी 32 लिख लेना, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितना भी हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं, इससे बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। बट अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम उतना पढ़ाएंगे जितना आपके एग्जाम में जरूरत है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जब लेंगे तो और हम सोचेंगे कि आपको थोड़ा डीपली पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको याद कौन सा रखना है। पहला ये ग्रुप आपको पता होना चाहिए, दूसरा ये ग्रुप आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे है, ली, ना, का, रिबन, किसने, फारा, इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने आप को थोड़ा चाहते हो कि दूसरे लोगों से मैं आगे जाऊं, ठीक है। और आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 20 तक। जैसे मुझे याद है हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 20-22 तक तो याद रख ही लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये ग्रुप याद रखना है, उसके बाद ये ग्रुप भी याद रखना है, और लास्ट का जो ये 2 ग्रुप है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करते हैं, देखिए जो पहला ग्रुप है, ये पहला ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ठीक है। और एक चीज़ इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, आपको थोड़ा टाइम इसमें देना पड़ेगा। देखिए ये जो 3 है इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से 1 से लेके 3 तक हो गया आपका एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये है आपका, देखो 1 से लेके 3 तक, यहाँ 3 तक, और फिर से आपका 13 से लेके जो 18 तक होता है इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। और ये जो बीच वाला है 3 से लेके 12 तक, ठीक है, 3 से लेके 12 तक, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। और ये जो बाहर आपका लिखा गया बेसिकली यहीं से उठाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, ऊपर वाला को बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट सीरीज। और नीचे वाला का हम लोग बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज, ठीक है। ओके, आई थिंक ऊपर वाले को लेंथेनाइट बोलते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, ठीक है। आपका जो ऊपर वाला है, ठीक है, ऊपर वाला कहाँ गया, ये इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, ठीक है। एक्टेनाइट सीरीज, सॉरी, नहीं सही तो बोल रहा था मैं, ठीक है। ये देखो ये एक्चुअली आप समझो ये उठाया कहाँ है, यहाँ से ये वाला उठा के यहाँ रख दिया और यहाँ से उठा के ये वाला यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ 57 है ना, तो 58 से देखो यहाँ चालू है, तो 58 से लेके 71 तक, ठीक है। फिर देखो यहाँ 51 से ये देखो यहाँ 71 तक, यहाँ फिर से 71 से फिर से यहाँ 72 से यहाँ चालू हो गया। तो ये बीच का जो गैप है यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज। और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ से उठा के ये यहाँ रख दिया और यहाँ से उठा के ये यहाँ रख दिया। अब याद रखना इसको हमने क्या बोला, एस ब्लॉक बोला 1 से लेके 3 तक, और आपका 13 से लेकर 18 तक को हम लोगों ने क्या बोला, पी ब्लॉक बोला। और ये जो बीच वाला है आपका 3 से लेकर 12 तक, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। और ये जो 2 ब्लॉक बाहर हमने निकाल लिया इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। कभी कभी डिटेल में रेलवे में पूछ लिया जाता है कि एस ब्लॉक में कितना एलिमेंट है, पी ब्लॉक में कितना एलिमेंट है, इस तरीके से आपको पूछा जाता है,
ठीक है। तो थोड़ा आपको ना जो पीरियोडिक टेबल है आपको सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग में जाती रही, एक बार में नहीं सोचना कि ठूस लूं मैं दिमाग में, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं पहला ग्रुप। ये जो पहला ग्रुप है, ठीक है, ये जो पहला ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। जैसे आपको पता है पोटासियम क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसीलिए इसको क्या रखा, किस में रखा जाता है, किरासन में रखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, सोडियम एंड पोटासियम को। तो इस ग्रुप का जो एलिमेंट होता है काफ़ी क्या होता है, रिएक्टिव होता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है, इस ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसको आप चाकू से काट सकते हो, जैसे कि पोटासियम को, सोडियम को आप चाकू से काट सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस ग्रुप के तत्वों को एल्केली मेटल, और याद रखिएगा इस ग्रुप को एल्केली मेटल बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरे ग्रुप के एल्केली अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्केली अर्थ मेटल या एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको क्षारीय धातु बोलते हैं, इसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, इसको एल्केली मेटल बोलते हैं, इसको एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हेलिना कार्बन किसने फारा, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। याद रखिएगा फ्रेंसियम एक ऐसा, ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक पूछा गया था एक बार, ठीक है, कि कौन सा ऐसा, ठीक है, आपका रेडियो एक्टिव है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो वो है आपका फ्रेंसियम, ठीक है। अब देखिए ग्रुप नंबर 2 हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें होता है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम और बेरियम एंड रुबिडियम। याद रखिएगा ये बेरिलियम है, ठीक है, और ये बेरियम है, ठीक है। आप अपना पीरियोडिक टेबल साथ रखिए, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा वीडियो में, सामने रखिएगा, ठीक है। और देखिए कि मैं क्या क्या बोलता हूँ। ये हो गया आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद जो ग्रुप नंबर 11 है, ठीक है, क्या मैंने बोला, ग्रुप देखो सब चीज़ यही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 11 मतलब ये वाला, ठीक है, ग्रुप नंबर 11 मतलब ये वाला। तो ग्रुप नंबर 11 जो है, ठीक है, ग्रुप नंबर 11 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिक्का धातु बोलते हैं। इस वर्ग में आने वाले तत्वों की सिक्का धातु कहा जाता है, क्योंकि बनाया जाता है, ठीक है, इसमें जो है धातु उससे सिक्का भी बनाया जाता है, इसलिए इसको सिक्का धातु बोलते हैं। और उसके बाद आपको दो और आपको याद रखना है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है आपका ये और एक है आपका ये। इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, और इसको बोलते हैं हम लोग जीरो ग्रुप या इनर्ट ग्रुप या नोबल गैस, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट होता है, तत्व होता है, वो अक्रिय गैस होता है, ठीक है। कौन सा वाला में, 18वां। तो पूछेगा अक्रिय गैस कौन से ग्रुप में आता है, तो 18वां ग्रुप में आता है। हैलोजन कौन से ग्रुप में आता है, तो 17 नंबर के ग्रुप में आता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए ये चीज समझ में आ गया, और याद रखिएगा ये सब आपको चीज आपको खैर ये समझ में आ गया। 18वां ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया। ये शून्य ग्रुप भी बोलते, जीरो ग्रुप बोलते हैं इसको, या अक्रिय गैस का ग्रुप बोलते हैं, या नोबल गैस बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे अभी तक जो एलिमेंट है हमारे पास 118 एलिमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बट जो ये 118 एलिमेंट है, इसमें क्या है कि आपका जो नेचुरल तरीके से जो मिला है एलिमेंट, ठीक है, जो नेचुरल तरीके से जो एलिमेंट मिला है वो क्या है आपका 98 मेटल है, ठीक है। सॉरी एक चीज, एक बार मैं देख लूँ इसको, इसका डाटा एक बार चेक कर लूँ, ठीक है। सबसे पहले 118 जो है हमारे पास, चलिए इस डाटा को आप अभी इग्नोर कीजिए, ठीक है। मैं जो डाटा बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दो। देखो टोटल 118 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, जिसमें कि आपका 98 जो है आपका एलिमेंट नेचुरल तरीके से हमें मिला, और बाकी क्या बनाया गया है वो मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से बनाया गया। तो पूछेगा टोटल एलिमेंट कितना है, ये आपको पूछेगा, तो 118 है। अब याद रखिएगा 118 में 93 तो है धातु, 93 धातु मतलब ये है मेटल, ठीक है, और 18 जो है आपका नॉन मेटल है, ठीक है, मतलब अधातु है, और 17 जो है आपका अर्धचालक जिससे बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड, ठीक है। तो धातु कितना है 93, आपका अधातु कितना है 18, और आपका अर्धचालक कितना है, ठीक है, मतलब मेटलॉइड्स जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, या सेमीकंडक्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कितना है आपका 7 है। ये चीज आपको याद रखना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो याद रखिएगा पृथ्वी पे पूछे सबसे ज्यादा
मतलब प्रेजेंट जो तत्व है वो कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है। और पूछे कि हमारे बॉडी में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई तत्व है तो वो क्या है, आपका ऑक्सीजन है। पर पूछे कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, तो क्या बोलोगे आप, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है। या आपको क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व एलिमेंट कौन सा है, तो बोलोगे ऑक्सीजन। या भूपर्पट्टी, ठीक है, क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाने वाला जो आपका तत्व है वो कौन सा है, तो ऑक्सीजन। या हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अगर एलिमेंट कौन सा है, तो ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ठीक है। बट अगर बोले कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा आपका एलिमेंट तत्व पाया जाता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। और अगर बोले कि पृथ्वी में धातु, वहां पूछे धातु सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है भूपर्पट्टी पे या पृथ्वी पे, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम, ठीक है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आपको बोलना हाइड्रोजन। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सा है, तो आपको याद रखना है लिथियम। सबसे भारी तत्व, ठीक है, कौन सा है, तो अनअनक्टियम। क्या मैंने बोला, अनअनक्टियम, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे भारी तत्व, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। बट यही अगर आपको पूछ दे कि नेचुरली तरीके से अगर पूछा जाए जो हमें मिलता है, क्योंकि ये क्या है, बनाया हुआ है, ठीक है, आपका आर्टिफिशियल तरीके से, बट बोले कि नेचुरली तरीके से मिला हुआ सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो फिर क्या बोलोगे, आप बोलोगे यूरेनियम। क्या बोलोगे आप, यूरेनियम जो है सबसे भारी तत्व है जो आपको नेचुरली तरीके से मिला है। ये चीज आपको याद रखना है। और बोले सबसे भारी धातु कौन सा है, तो आपको याद रखना है ऑस्मियम, ठीक है। क्या है आपका, ऑस्मियम, भारी धातु। और सबसे हल्का धातु मैंने क्या बताया था आपको, लिथियम। और पूछेगा सबसे हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा घनत्व भी कौन से धातु का है, तो आपको याद रखना है ऑस्मियम। ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 76। यूरेनियम का कितना होता है, 92। जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट आप याद रखिएगा। थोरियम का कितना होता है, 90, ठीक है, याद रखना। ऐसा धातु, ठीक है, ऐसा धातु को द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा है। और कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये है आपका ब्रोमीन है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखिएगा। और ब्रोमीन एक ऐसा, याद रखिएगा ब्रोमीन कौन से ग्रुप में आता है, ये आता है 17 नंबर के ग्रुप में, मतलब ये हेलोजन में आता है। ब्रोमीन याद रखिएगा एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज होता है। एनाल्जेसिक पूछा था कि कौन सा ऐसा हेलोजन है जिसको एनाल्जेसिक मतलब पीड़ा से राहत के लिए यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन, याद रखना है, ठीक है। अब कुछ हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपको देखो बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना है, पहले ही मैं बता देता हूँ, बट एटलीस्ट इतना तो हमें पढ़ लेना चाहिए कि एग्जाम में ना छूटे। देखिए अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ोगे एटॉमिक साइज, मतलब आपका जो परमाणु का जो साइज होता है वो पढ़ोगे, परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ोगे जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, मतलब आयनन की जो क्षमता होती है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो मैंने आपको बताया, एक एक चीज में आपको समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। बट सबसे पहले कुछ चीज है जो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, ठीक है, यहाँ में लिखा हुआ है एटॉमिक साइज, मतलब आपका परमाणु का जो साइज होता है, ठीक है, या आपको यहाँ बोले आपको परमाणु का मतलब एटॉमिक रेडियस या रेडियाई बोले, ठीक है, मतलब परमाणु का साइज बोले या परमाणु का त्रिज्या का साइज बोले। याद रखिएगा अगर आप इसको लेफ्ट से, ये लेफ्ट है आपका, लेफ्ट से अगर राइट जाओगे तो ये घटेगा, मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर टॉप से बटम तक आओगे, ठीक है, ऐसे आओगे तो ये आपका बढ़ेगा। कौन सा, एटॉमिक साइज और आपका एटॉमिक रेडिया। अब एक चीज याद रखना है, बस यही एक प्रॉपर्टी है जो आपका क्या इधर से इधर जाने से घटती है, मतलब आपका लेफ्ट से राइट जाने से घटती है और ऊपर से नीचे आने में ये बढ़ती है। बाकी जितने भी आप प्रॉपर्टी पर होगे उसमें क्या होता है कि वो लेफ्ट से राइट जाने से बढ़ती है और टॉप से बटम आने से घटती है। इसको मैं समझाऊंगा कि भी ये सब क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझो कि एटॉमिक साइज, देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं। देखिए एटॉमिक साइज मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखिए ये कोई एक न्यूक्लियस है, ये कोई आपका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ, तो ये आपका त्रिज्या से लेकर जो बाहर तक जो ये लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं
रेडियस, ठीक है। रेडियस किसका? उस एटम का रेडियस, उस परमाणु का रेडियस। तो ये जो परमाणु का जो रेडियस है, ये जब हम इस साइड बढ़ेंगे, मतलब क्या, मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से अगर हम बढ़ते जाएंगे इधर, ठीक है, यहाँ से इधर अगर बढ़ते जाएंगे तो ये घटेगा, बट ये अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बढ़ेगा। अब बोलोगे कैसे? तो देखो, अगर मैं ये पहला ग्रुप का इसको देखिए तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद सोडियम है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, तो इसके लिए तो बस एक ही सेल बनाना पड़ेगा। इसमें कितना है एटॉमिक नंबर? 3 है, तो इसके लिए 2 सेल मुझे बनाना पड़ेगा। और फिर नीचे आएंगे, देखो पहले हाइड्रोजन आया, लिथियम आया, उसके बाद सोडियम आया। सोडियम में कितना है? 11 है, तो मुझे इसके लिए कितना बनाना पड़ेगा? पहले 1 बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, फिर से एक और मुझे बनाना पड़ेगा, 3 बना। मतलब यहाँ क्या देख रहे हो, आपका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। बट यही चीज अगर हम लोग, ठीक है, इस साइड लेते हैं, मतलब इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, देखो मतलब देखो, अभी मैं बात दिखाता हूँ आपको। इधर पहले तो हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, लिथियम लिया, हाइड्रोजन लिया, लिथियम लिया, सोडियम लिया, ऐसे आया तो बढ़ा मेरा साइज। अब हम इसको इस तरीके से लेके देखते हैं, सब लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, इस तरीके से लेके देखते हैं। देखिए, तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ लिथियम, ठीक है, यहाँ लेता हूँ बेरिलियम, यहाँ लेता हूँ बोरोन, यहाँ लेता हूँ कार्बन, देखिए सेल सेम ही है, सेल 2 ही है, सेल 2 ही है, सेल 2 ही है, मतलब एटॉमिक साइज नहीं बढ़ रहा है, ना ही आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक है, बाएं से दाएं जाओगे, तो याद रखिएगा कभी ना ही आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा और ना ही आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, बल्कि ये कम हो जाएगा, घटेगा। लेफ्ट से राइट जाने से आपका एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज आपका घटेगा, बट टॉप से बटम आओगे तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अब बोलिएगा सर बढ़े घटेगा क्यों? सिंपल सी बात है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका बाहर, आपको देखो जैसे कि ये क्या है आपका कार्बन है, तो कार्बन में 2 इसमें आया, ठीक है, 2 इसमें आया, बचा कितना? 4, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, 4 आपका बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ रहा है, बट आपका जो ये सेल है ये नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ ये पॉजिटिव है बीच में और बाहर में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, साइज तो उतना ही है, तो इन दोनों के बीच जो खिंचाव है, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस उतना ही है इसमें, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको और खींचेगा। बट अगर मैं पहले वाला कंडीशन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो यहाँ जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये साइज बढ़ते जा रहे हैं, दूर दूर जाते जा रहे हैं, तो इसको खींचने में जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो इतना इजीली इसको नहीं खींच पाएगा, इसीलिए इसका साइज बढ़ते जाता है, ठीक है। और ऐसे भी देख रहे हो कि इसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है, इसको और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी जितना बोल रहा हूँ आपने अभी आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज जो होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता है और टॉप से जाते हैं तो बॉटम वो आपका बढ़ता है। मैं समझा भी रहा हूँ, ठीक है, और इसको फिर कभी मैं समझाऊंगा एक एक करके भी, बट जितना जरूरत है पहले एक वीडियो में खत्म करो। उसके बाद आता है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मैंने क्या बोला? एटॉमिक रेडियस को छोड़ के और एटॉमिक साइज को छोड़ के जो भी प्रॉपर्टी होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो क्या होगा आपका लेफ्ट इधर जाओगे तो बढ़ेगा और इधर जाओगे तो घटेगा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था जो नीचे जाने से बढ़ता है, वो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अब इसका मैंने आपको क्या समझाया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि जब भी शेयर पेयर, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो याद रखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन का अपने तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, इस साइड अगर हम बढ़ते हैं तो वो बढ़ते जाता है, बट इस साइड आएंगे तो वो आपका घटते जाएगा। इसका बड़ा सिंपल सा साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं ये तो खैर गैस है, मैं इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये तो स्पेशल केस है, हाइड्रोजन आपको पता है स्पेशल केस है, ठीक है। तो एक लिथियम लेता हूँ, तो लिथियम में यहाँ 2 आ गया और बाहर में क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। बट यहाँ देखिए आपका यहाँ बाहर में कितना है, मैंने लिया यहाँ आपका फ्लोरीन लिया, ठीक है, फ्लोरीन लिया, तो यहाँ देखिए फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो बाहर में कितना है आप देखिए, अंदर में तो 2 होगा, बाहर में 6 होगा, ठीक है, कितना होगा, सॉरी बाहर में कितना होगा आपका? 7 होगा। तो देखिए जो सेकेंड सेल है उसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि सेकेंड वाले में 8 आ सकता है और ऑलरेडी इसके पास कितना है? 7 है, मतलब इसको बस एक और चाहिए। क्या चाहिए? इसको बस एक और चाहिए स्टेबल होने के। तो सिंपल सी बात है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब खींचेगा। बट अगर मैं यहाँ का बात करूँ, यहाँ ये 2 यहाँ हो गया, यहाँ सिर्फ 1 है, तो बेटर है ना ये किसी को दे दे, ठीक है,
क्योंकि इसको चाहिए कितना, 7 चाहिए, तो कोई अपना 7 देगा? अगर नॉर्मल में भी सोचोगे तो नहीं देगा, तो बेटर है कि ये किसी को दे देगा। तो मतलब क्या हुआ, ये दे रहा है पर ये ले रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे तो उसमें खींचने की क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने क्या समझा, अब जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो ये बढ़ेगा, और टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो ये आपका घटेगा। इसी तरीके से एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है आपका कोई भी एक एटम में, ठीक है, मान लीजिए कि आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो आप एक चीज बताओ, मुझे अगर देखिए, आप यहाँ देखिए, अगर मुझे इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, घुसाना है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ घुसाना है, किस में मुझे घुसाना ईजी होगा, आप मुझे बताओ। तो सिंपल सी बात है, इसमें घुसाना आपका मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, ये सेल में ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है, ठीक है। तो इसमें घुसाना बहुत मुश्किल होगा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज होगा, ठीक है। क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, जब इसमें हम घुसाएंगे तो। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन उतना है ही नहीं, तो इतना प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ आपका आराम से ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, तो आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोले, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले, मतलब विद्युत ऋणात्मकता बोले, या इलेक्ट्रॉन की बंधुता बोले, आपको लेफ्ट से राइट जाओगे तो वो क्या होगा, आपका बढ़ेगा, बट टॉप से बॉटम आओगे तो वो आपका घटेगा। एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आपका आयोनिक क्षमता, मतलब आयोनाइजेशन क्षमता, जिसको आयनन क्षमता भी आप बोल सकते। आयनन क्षमता क्या है, देखो, तो आयोनाइजेशन क्षमता क्या होता है कि मान लो कि आपका ये, इसी को मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है, कि किसी भी, ठीक है, एटम से उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था, हम इसमें एनर्जी क्या करते थे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करते थे, अभी समझाया था ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब वो होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक एटम में ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और आयोनाइजेशन क्षमता क्या होता है, ये वो एनर्जी है, याद रखिएगा, आयोनाइजेशन क्षमता, ठीक है। आयोनाइजेशन क्षमता क्या होता है, याद रखिएगा। तो आयोनाइजेशन क्षमता क्या होता है, ये वो एनर्जी होता है, ठीक है, मतलब मान लो कि आपके पास, आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है इस एटम से, ठीक है, तो इस एटम को निकालने के लिए जो आपको एनर्जी लगेगी, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन क्षमता। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटॉम से निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आयोनाइजेशन। तो यही पूछा जाएगा कि आयोनाइजेशन लेफ्ट से राइट क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, याद रखिएगा, क्या होगा, ये भी लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, आपका घटेगा। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो अभी के लिए बस आप इतना याद रख लो कि ये इधर से जाएगा तो ये बढ़ेगा, और ऊपर से आएगा तो ये घटेगा। इसको हम और अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, अभी नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया, अभी मैंने आपको समझाया, सबसे पहले आपको समझाया कि एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस है एटॉमिक साइज, ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, बढ़ता है, और इधर से इधर जाने में घटता है। बाकी जितना भी हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, विद्युत ऋणात्मकता हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो जो समझाया है ना, याद रखना, वो कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब द एनर्जी रिलीज, एनर्जी जो रिलीज होता है कब, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड किया जाता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसको बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता किसको बोलते हैं। ये क्या होता है, किसी भी एटम का ये क्या है कि अब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता को हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन क्षमता क्या होता है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को उसके सेल से बाहर लाने में जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग आयोनाइजेशन क्षमता बोलते हैं। तो बाकी जितना भी मैंने बोला वो लेफ्ट से राइट तक बढ़ेगा, ठीक है, और बाकी
ऊपर से नीचे आने में घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आप इसको घबराओ मत, ठीक है। जब इसको क्वेश्चंस करेंगे और भी चीज़ें करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, और मैं इसको ना आपको ना इसे ये सब बना बना के भी समझा दूंगा एक बार इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। बट अभी जितना मैंने समझाया उतना याद रखना, ठीक है। मेंडलीव आवर्त का नियम और आधुनिक आवर्त नियम देख लो एक बार। मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान, मैंने बताया था एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो 1913 में मोस्ले के द्वारा दिया गया था, इनके द्वारा बताया गया था कि जो भी आपका भौतिक है या आपका रासायनिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है आपका किस पे, परमाणु संख्या पे। ठीक है, अभी बस इतना याद रखें, बाकी आके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, जय हिंद। बहुत है इसमें, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक ही वीडियो है, इस पर एक वीडियो हमें और बनाना होगा ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है आपका और अच्छा हो पाए। जय हिंद।